आज हम लोग व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यंजन कहते किसे हैं, सबसे पहले वो जान लें जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही। तो व्यंजन हम उसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली आवाज रुकावट के साथ बाहर निकलती हैं और उनकी उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। या हम इसे यह कह सकते हैं कि व्यंजन के उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें हम व्यंजन कह सकते हैं। यानी व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। जैसे में अगर हम यहाँ पे लिख दें क, तो यह क एक व्यंजन है, लेकिन इसमें स्वर भी मिला हुआ है। इसमें स्वर भी मिला हुआ है। अगर हम इसको इस तरह लिख दें कि क हलंत अ, तो ये हमारा पूर्ण रूप से जो अभी हम व्यंजन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य रूप से हवा मतलब कि स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब कि ये अ हमारा क्या है, एक स्वर है। मतलब कि जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तब भी हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, चाहे कोई भी व्यंजन हो। तो क हो गया। अगर हमें म भी को लेना है तो म में भी यही आएगा, म हलंत अ स्वर आया। या जैसे हमें कोई शब्द को ही लेना है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कमल ले लिया, तो इसमें भी हमारा व्यंजन मतलब इस व्यंजन क व्यंजन में अ स्वर है। चलिए लिख दें कि क हलंत अ, म हलंत अ, ल हलंत अ। जब ये अ और क हलंत में जुटता है तो यह पूर्ण रूप से हमारा क का निर्माण करता है, और जब ये स्वर और म हलंत में जुड़ता है तो पूर्ण रूप से म बनता है। और उसी तरह ये अ मतलब कि स्वर और ये व्यंजन जब जुड़ेंगे तो ल बनेगा। मतलब कि कुल मिला के जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो हमें उसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम व्यंजन के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए अब हम व्यंजन पढ़ रहे हैं, व्यंजन के भेद के बारे में। तो व्यंजन के भेद, व्यंजन के तीन भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्मीय व्यंजन। पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्मीय व्यंजन। अब आइए ये कैसे होते हैं पहले ये जान लेते हैं। सब देख रहे हैं कि व्यंजन के तीन भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन। देखिए यहाँ पे हम व्यंजन लिख चुके हैं पहले से ही। तो स्पर्श व्यंजन यह एक मान लीजिए कि यह क वर्ग हो गया, ये आपका च वर्ग हो जाएगा, ये आपका ट वर्ग हो जाएगा, और ये आपका त वर्ग हो जाएगा, और ये आपका प वर्ग हो जाएगा। मतलब इसमें 1 2 3 4 ये पांचों में आपने एक वर्ग नाम सुना, वर्ग शब्द सुने। कहने का मतलब यह है कि यह पूरा क से लेकर म तक यह एक वर्ग का ही निर्माण हो रहा है। मतलब कि क से म तक, मतलब कि क वर्ग मतलब कि 5 होते हैं, क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, और प वर्ग में प फ ब भ म। मतलब कि यह क वर्ग से लेकर प वर्ग तक हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। क वर्ग से लेकर प वर्ग मतलब कि क से म तक स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अब आता है य र ल व, य र ल व हमारा अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। और तलव्य स, मूर्धन्य स, दंतव्य स और ह, ये तीनों ये चारों हमारा ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं।
मतलब कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, यह क वर्ग से लेकर स्पर्श, क वर्ग से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन, क से म तक स्पर्श व्यंजन होता है। या रा ला व परितस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और तलब पेशा मूर्धन्य पेशा दंतव पेशा ह हमारा पुष्प व्यंजन। मतलब कि जब भी इसका उच्चारण हम करते हैं पुष्पीय व्यंजन का, तो हमारे मुख से गर्म हवाएं निकलते हैं, इसलिए हम इसे पुष्पीय व्यंजन कहते हैं। अब हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। तो थोड़ा संयुक्त व्यंजन के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। एक होता है छ, त्र, ज्ञ और एक होता है स्र। देखिए ये संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के, मतलब कि दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे मान लीजिए इसको ये बना है क हलंत स, तो छ हो गया। त हलंत र, तो ये हमारा त्र बन गया। ज प्लस य, ये हमारा हो गया ज्ञ। और ये स प्लस र, ये हमारा बन जाता है स्र। तो यह मतलब कि दो व्यंजनों के मेल से बना है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र। और एक आता है अन्य व्यंजन। तो अन्य व्यंजन में हमारा आता है अण, और एक आता है अढ़, अण और अढ़। अन्य व्यंजन में हमारा अण और अढ़, ये भी समान, मतलब एक ही वर्ग के दो व्यंजन में, दो व्यंजनों के मेल से बने, एक ही वर्ग के दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, तो ये अण और ये अढ़ कहलाता है। अब आते हैं, यहाँ पे हम व्यंजन लिख चुके हैं। तो यह प वर्ग है, ये हमारा च वर्ग है, ये हमारा ट वर्ग है, ये हमारा त वर्ग है और ये प वर्ग है। यह हमारा अंतस्थ व्यंजन है, यह पुष्पीय व्यंजन है, और यह हमारा संयुक्त व्यंजन है। और ये दोनों हमारे अन्य व्यंजन। तो आइए इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए क वर्ग में 5 है, च वर्ग में भी 5, ट वर्ग में भी 5, त वर्ग में भी 5 और प वर्ग में भी 5। मतलब कि यह एक पूरा वर्ग का निर्माण कर रहा है। तो इसमें कुल हमारे पूरे एक वर्ग में कुल संख्या 25। अब अंतस्थ व्यंजन में 4 संख्या है, य र ल व 4। उसमें व्यंजन में भी एक या तपेशा मूर्धन्य से दंतपेशा 4 है। और संयुक्त व्यंजन में भी 4 है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। और अन्य व्यंजन में भी 2 है। तो इसको कुल को जब हम जोड़ते हैं, पूरी संख्या को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 39। कितने व्यंजन हो जाएंगे? 39। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, पुष्प व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 और अन्य व्यंजन की संख्या हमारा 2 है। तो कुल मिला के यह व्यंजन कितने हो गए? 39। और स्वरों की संख्या लेखन की दृष्टि से कितना था, यानी प्रारंभिक रूप से कितना था? तो 13। मतलब कि स्वरों की संख्या लेखन से 13 है और यह व्यंजन हमारा
कितना हो गया 39। तो कुल मिला के स्वर और व्यंजन कितने होते हैं 52। कुल मिला के कितने होते हैं 52। स्वरों की संख्या यहाँ पे 13 और व्यंजन की संख्या 39। तो कुल मिला के व्यंजन होते हैं 12। अब आते हैं समान से किया है क वर्ग में, मतलब कि कंठ से जो उच्चारण होता है क से अंग तक। च वर्ग में जो क वर्ग में मतलब कि जो कंठ से उच्चारण होने वाला है यहाँ पे 5 में क से लेकर अंग तक, तो तालु से उच्चारण होने वाले हैं य, मूर्धा से उच्चारण होने वाले हैं य, और जो दंत से उच्चारण होने वाले हैं य, और ओठ से उच्चारण होने वाले हैं। मतलब कि अब हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, व्यंजन के उच्चारण स्थान। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। जैसे में मान लेंगे हम व्यंजन, तो इसके अनुसार 2 प्रकार के, और दूसरा होता है महाप्राण। लेकिन श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, मतलब कि व्यंजन 2 प्रकार के हो जाएंगे उस समय, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। तो आइए अब अल्पप्राण के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अल्पप्राण, मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अल्पप्राण मतलब कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम मतलब कि वाय लगे और कम प्रयत्न करना पड़े उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। मतलब कि यह प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा तथांत में, मतलब कि क वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा, जैसे मान लीजिए कि क हो गया, ग हो गया और अंग हो गया, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। उसी तरह आपका इसमें च हो जाएगा, ज हो जाएगा और य हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व। तो अल्पप्राण वह व्यंजन कहलाते हैं जो मतलब जिन व्यंजन के उच्चारण में कम वाय लगे और कम प्रयत्न मतलब कोशिश कम करना पड़े, तुरंत हम बोलते हैं, उसे अल्पप्राण कहते हैं। मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे क, ग, अंग, च, ज, य, र, ल, व। मतलब कि हर वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा हमारा अल्पप्राण कहलाता है। अब महाप्राण के बारे में देखते हैं। महाप्राण मतलब कि महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अधिक वाय लगे और अधिक प्रयत्न करना पड़े उन्हें महाप्राण कहते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है, और अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे में आपका ये हो जाएगा क और ये हो जाएगा घ, उस तरह इसमें हो जाएगा आपका छ और इसमें हो जाएगा झ। मतलब कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण, और अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण और महाप्राण कहलाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्णों के उच्चारण स्थान, मतलब कि अभी तक हम जितने वर्ण पढ़े हैं, मतलब स्वर और व्यंजन, उनके उच्चारण स्थान के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे वर्ण लिखा हुआ मतलब कि ओ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और यह हमारा अंग और अ, मतलब अंग नहीं अ, तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, जिसे वर्ण का नाम कंठ कहते हैं। दूसरा क्या है कि ई, छोटी, बड़ी, च, छ, ज, झ, य और तलव्य से, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु यानी तालव्य। फिर 13 होता है री, ट, अ, ड, ढ, र, मूर्धन्य स, मूर्धा उच्चारण स्थान
जैसा होता है, तो ये दंत, दंत का मतलब कि दंत मतलब कि जो हम दांत के माध्यम से जब भी इसका उच्चारण करेंगे तो जीभ हमारा दांत के पास सटेगा। 5 नंबर में छोटा मुंह और बड़ा मुंह, प फ ब भ मतलब कि इसको उच्चारण स्थान है ओठ, वर्ण का नाम है ओठ्य, मतलब कि जब भी इसका उच्चारण करेंगे तो हमारा जो ओठ है या दोनों ऊपर और नीचे वाले से मान लीजिए प तो सट रहा है, खुल रहा है। और 6 नंबर में व मतलब कि दंत और ओठ मतलब कि दंतोष्ठ, दांत और ओठ दोनों का प्रयोग इसमें करते हैं व। 7 नंबर में ए और ऐ, इसका उच्चारण स्थान है कंठ और तालु मतलब कि कंठ और तालु से। 8 नंबर में ओ और अ मतलब कंठ और ओष्ठ मतलब कंठोष्ठ से, और इसका उच्चारण है अंग, य न म मतलब इसका उच्चारण जब भी करेंगे तो नाक का सहारा लेना पड़ता है, तो कुछ नाक द्वारा बोलना पड़ता है, तो नासिका मतलब तो हमने अभी सीखा वर्णों के उच्चारण स्थान, जो पूरा वर्ण हमारा इसमें 52 जो होता है पूरे वर्ण का उच्चारण स्थान हम लोग आज जानेंगे। तो आज हम लोग का स्वर और व्यंजन चैप्टर समाप्त हो गया।